हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली किताब से आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। इसका वन शॉट लेकर आया हूं दोस्तों। इस चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे और आपको यह भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं ताकि आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाए इस वन शॉट में। एनसीईआरटी में चैप्टर का यह नाम लिखा हुआ है, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक है जैसे कि टीआर जैन, उसमें चैप्टर का नाम लिखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों कंटेंट मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस के अंदर अवेलेबल है। तो ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं अपने देश को 1990 के बाद से। एक बार रिकॉल करो ताकि चैप्टर समझना आसान हो जाए। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा 1950 से लेकर 1990 तक हमने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई ताकि हमारा देश ग्रो कर सके। उसमें प्लानिंग कमीशन भी थी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आईपीआर 1956, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 2 चैप्टर में खत्म। अब तीसरे चैप्टर को लिंक किया हुआ है और यह बताया हुआ है कि 1991 में हमने अपने देश में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे। पहला वर्ड तो ये होता है कि भैया ये रिफॉर्म्स क्या होते हैं। दोस्तों रिफॉर्म का सिंगल वर्ड में मतलब बताऊं तो इंप्रूवमेंट होता है, सुधार लाना। 1991 में हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे लार्ज स्केल इंप्रूवमेंट हुई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी को बदला गया था। क्वेश्चन ये उठता है कि वो बदलाव कौन कौन से थे, वो तो बाद में पढ़ाऊंगा। ये बदलाव क्यों किए गए, आखिर रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। एक इंसान को सुधरने की जरूरत तब पड़ती है जब वो बिगड़ा हुआ हो, तो एक देश में भी सुधार की जरूरत तब पड़ती है जब हालात बिगड़े हुए हों। तो 1991 के टाइम पर देखा गया कि इंडिया बहुत सारी मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बोल सकते हो आप पैसों की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो एक बार यहां झलक डालेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नंबर 1 बताता हूं। हमारे देश की सरकार को बजट के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पहाड़ की तरह। जैसे पहाड़ बहुत बड़ा होता है तो इस नुकसान को बोल दिया माउंटेन की तरह, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। इतना नुकसान हो गया। अब आपको पता है आज भी हमारे देश में हर वो सामान नहीं बनता जो हम कंज्यूम करते हैं। काफी सारी चीजें हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसा ही पहले भी था, हमें बहुत सारी चीजों के लिए विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। जब हम विदेशों से माल इंपोर्ट करते हैं तो उनको डॉलर देते हैं, यानी फॉरेन करेंसी देते हैं। और 1991 के टाइम पर, इससे कुछ साल पहले ही इंडिया को यह दिखाई देने लगा था कि इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, आरबीआई रखता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं उसको, डॉलर जैसी जो स्टॉक है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और 1991 में दोस्तों इतना डॉलर बचा था हमारे पास कि हम मात्र 14 दिन, लगभग 2 वीक्स तक ही परचेज कर सकते थे फॉरेन कंट्री से, यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बहुत ही गिर गया था। एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी। यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया का जो बीओपी अकाउंट है उसके अंदर नेगेटिव बैलेंस आने लगा था। इंडिया वहां पर भी बकवास परफॉर्म कर रहा था। इंडिया में प्राइस लेवल बढ़ने लगा था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही थी। और बड़ी बात सुनना, जिन देशों से हम क्रूड ऑयल परचेज करते थे, क्रूड ऑयल परचेज करने के बाद हम अपने देश में उस ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, तो उन देशों में लड़ाइयां चल रही थी। उन देशों को बोलते हैं गल्फ कंट्रीज, जैसे कि ओमान, कतर, एक एरिया है समुद्र का गल्फ, उसके आसपास 6 कंट्री है। गल्फ कंट्रीज में आपस में लड़ाई चल रही है, तो वो बहुत कम क्रूड ऑयल इंडिया में सप्लाई कर रहे थे और जितना भी कर रहे थे उसके लिए उन्होंने प्राइस बहुत बढ़ा दिया था। कह दिया भाई हम पहले लड़ाई करेंगे या तुम्हें ऑयल सप्लाई करें। तो उन्होंने अपनी लड़ाई पे फोकस किया और इंडिया को ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव रेट पर सप्लाई किया। इंडिया में जब क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हर एक चीज की सप्लाई पे फर्क पड़ा, बहुत सारी चीजों का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। हाँ, बीच में सरकार भी दलदल में फंस गई। सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनको लॉस होने लगा था, बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस हो गई थी। तो ये मैंने इतनी सारी आपको बात बता दी, एक बार इसको जरा लिस्ट में पढ़ लो। इंडिया के पास 1991 के टाइम पर बहुत सारी समस्याएं थी। वो समस्या कारण बनी, नीड बनी कि देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए जाए।
तो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, या फिर नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, या रीजन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या थे? ये थे भैया। पहला, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, माउंटेन की तरह बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट। माउंटिंग को आप समझ लेना, माउंटिंग का मतलब है इंक्रीजिंग, और सरकार, डेफिसिट का मतलब लॉस होता है। गवर्नमेंट बजट में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और सरकार बार बार यहां पर उधार लिए जा रही थी, बोरोइंग लिए जा रही थी, और बोरोइंग लेने के बदले सरकार को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे कि मान लो वर्ल्ड बैंक से बोरो कर लिया, आईएमएफ से बोरो कर लिया, बहुत सारी जगह से बोरो कर लिया, अलग अलग गवर्नमेंट से, तो सरकार को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इतना हाई हो गया था कि मात्र ये इंटरेस्ट चुकाने के लिए, लोन अमाउंट चुकाने के लिए नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए देश को लोन लेना पड़ रहा था एक्स्ट्रा। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेट ट्रैप, उधार का जाल। इंडिया ऑलमोस्ट उधार के जाल में फंस रही थी। डेट ट्रैप, डेट ट्रैप वो सिचुएशन होती है जब तुम इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उधार लो। अगला, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें एडवर्स बैलेंस था। एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, जो देश के लिए फेवर में नहीं होता। बीओपी अकाउंट आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, बिल्कुल लास्ट वाली यूनिट। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत फॉल होने लगा था, ऑलमोस्ट 2 वीक्स का, यानी 14 दिन का इंडिया के पास फॉरेन करेंसी बची हुई थी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइस लेवल बहुत बढ़ रहा था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोलते हैं। इनकी पुअर परफॉर्मेंस, लॉस हो रहा था, और गल्फ कंट्रीज में वॉर हो गया, यानी गल्फ क्राइसिस बोलते हैं इसको। तो दीज वर द बेसिक रीजंस। और भी रीजन है भैया, रशिया के अंदर भी वॉर चल रहा था। रशिया को उस टाइम यूएसएसआर बोलते थे, उसमें ब्रेकडाउन हो गया, सोवियत यूनियन, ऐसे कुछ चक्कर हो गया, लड़ाइयां बहुत थी। लेकिन ये मेजर रीजन थे कि इंडिया इन सब की वजह से प्रॉब्लम में फंसा। महंगाई हुई इंडिया के अंदर, इंडिया का बजट बिगड़ गया, तो इंडिया को यहां पर सुधार लाने की जरूरत थी। देश को आगे ग्रो करने के लिए इंडिया ने प्लान बनाया और सुधार लाने के 2 मेथड चूज किए। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया देखो, सबसे पहले तो मिलकर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग में यह देखा गया कि हमारे देश की सरकार को पैसों की बहुत जरूरत है। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हमारे देश की सरकार ने बोला हमें $7 बिलियन दे दो, $7 बिलियन दे दो। आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी, बोला अपने देश में तुम जितना मर्जी उधार का पैसा लेके खर्च कर दो, तुम्हारा देश बार बार इन प्रॉब्लम में फंसेगा। अगर तुम्हें अपने देश को वाकई में ही प्रॉब्लम से बाहर निकालना है तो कुछ पॉलिसीज में चेंज करो। तो उस टाइम 1991 की बात बता रहा हूं, हमारे देश में नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का। जी हां, उस टाइम से पहले वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे इंदिरा गांधी की सरकार में, और उस टाइम के बाद देश के प्रधानमंत्री भी बने। राइट। तो क्वेश्चन ये है, जब हमारा देश प्रॉब्लम में था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। उन्होंने आईएमएफ को बोला कि हम देश का सारा सोना गिरवी रखकर तुमसे उधार लेने को तैयार है। तो देश का सारा गोल्ड गिरवी रख दिया था। अब देश के प्रधानमंत्री कुछ दिनों बाद बदल गए, पीवी नरसिम्हा राव बने। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब ये सुधार किए गए। सुधार क्या था ये भी पढ़ाऊंगा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसको बोला जाएगा? प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वही मेन होता है वहां पर। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो किए गए, जो कि आगे पढ़ाने हैं मुझे, जो सुधार किए गए, वो सुधार की मेजर पॉलिसीज बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अच्छा जी, आगे सुनो। वहां पर हमारे देश ने जब सॉल्यूशन निकाला मतलब रिफॉर्म किया, तो बोला कि कुछ रिफॉर्म ऐसे होंगे जो हैंड टू हैंड थोड़े से दिनों में चीजों को ठीक करेंगे, यानी शॉर्ट टर्म मेजर्स थे वो। मेजर्स मतलब सुधार कार्यक्रम। शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट लाने वाले कुछ पॉलिसीज बनाई गई, और कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जो लंबे टाइम तक इंडिया में अप्लाई की जाएंगी और इंडिया में लंबे टाइम तक ग्रोथ का कारण बनेंगी। तो देश में जो उस टाइम पर मेजर्स लिए गए थे, रिफॉर्म लिए गए थे, वो 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए गए। जो शॉर्ट टर्म के लिए थे दोस्त, उन्हें बोला गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स। जी हां, देखेंगे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और जो लॉन्ग टर्म के लिए थे उन्हें बोला गया स्ट्रक्चरल मेजर्स या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। राइट, देख लेते हैं। इन्हें बोलते हैं देश की नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाई गई। उसके 2 सेगमेंट बने। ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर की बात बता रहा हूं अब मैं, ठीक है। तो
स्टेबलाइजेशन मेजर वो मेजर थे जो शॉर्ट रन में लिए जा रहे थे, मतलब हैंड टू हैंड चीजें ठीक करो भाई। क्या क्या ठीक करो? जो बढ़ता हुआ प्राइस है इस पे फोकस करो, जो एडवर्स बीओपी है इसको ठीक करो, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बहुत गिर गया इसको ठीक करो। हैंड टू हैंड इन चीजों को ठीक किया जा सकता था, उधार ले लेके हम ठीक कर रहे थे इन चीजों को, पहली बात तो ये। लेकिन लंबे टाइम के लिए हमने कुछ पॉलिसी बनाई ताकि इंडिया में ये प्रॉब्लम्स कभी आए ना। और आज के टाइम में इंडिया बहुत बढ़िया लेवल पे स्टैंड करता है, और ये प्रॉब्लम इंडिया में अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फॉल होना, ऐसी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर अब ना के बराबर चांस है कि आ जाए। सबसे बड़ा कारण कोई पूछ ले आपसे कि भैया 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में। हाँ जी आया था। क्राइसिस का मतलब क्या? क्राइसिस का मतलब ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था, फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज के टाइम में इंडिया इस पनौती में, इस प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। फिर दोस्तों हमने कुछ लॉन्ग रन पॉलिसीज बनाई, लंबे टाइम तक काम आएंगी, जिससे एक देश की इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इंटरनेशनल लेवल पे एक देश अब फाइट करेगा, कंपटीशन करेगा, आगे बढ़ेगा। तो हमने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रिमूव की बिजनेस के लिए। तो बाय रिमूविंग द रिजिडिटी इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये क्या था भैया? देखो कुल मिला के ये पता लगाया गया कि इंडिया प्रॉब्लम में ही इसलिए फंसा है क्योंकि धंधा करने पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। इंडिया के अंदर सरकार ही ज्यादातर काम करे जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी। तो सरकार ने अननेसेसरी जो सख्ताई थी, रिजिडिटी का मतलब सख्ताई, स्ट्रिक्टनेस, इसको रिमूव करना स्टार्ट किया ताकि अब इंडिया के अंदर बिजनेसेस इंप्रूव हो जाएं। तभी तो 1991 के बाद से तो अडानी का नाम बढ़ा है, इसके बाद से तो देश में पेप्सी आई है, कोका कोला आई है, इसके बाद तो देश में इंटरनेट आया है। तो बहुत सारे चेंजेस यहां पर हुए थे दोस्तों। तो वो चेंजेस हम पढ़ेंगे, ये सबसे मेन है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के अंदर 3 मेजर लिए गए, देश में सुधार के 3 बड़े कंपोनेंट। पहला मेजर लिबरलाइजेशन, पढ़ाऊंगा भी डिटेल में। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को L, प्राइवेटाइजेशन को P, ग्लोबलाइजेशन को G। तो इन तीनों से रिलेटेड जो हमने पॉलिसी बनाई थी उसको बोलते हैं LPG पॉलिसी। LPG पॉलिसी को ही हम कभी कभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल देते हैं भैया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कहने को 2 सेगमेंट थे, लेकिन यही वाले सेगमेंट को मेन नाम से जाना जाता है, तो इसको ही हम बोल देते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यही सबसे मेन है। ये 3 चीज पढ़ लोगे तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, राइट। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश में 24 जुलाई 1991 को लागू की गई। ये डेट भी ध्यान रख लेना, कोई आपसे पंगे लेने के लिए आपसे पूछ ले। तो पॉइंट नंबर 1 ये पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन क्या होता है। आपको भी पता है 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है बहुत सख्त आदमी, और जो बहुत सारे डिसिप्लिन से काम करता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, वो बहुत सख्त होता है। किसी किसी के पापा बहुत सख्त होते हैं, लेकिन किसी किसी के पापा बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब लिबरल होते हैं। वो आजादी दे देते हैं बच्चों को, चल भाई कोई बात नहीं, चला जा, यहां खेल ले, कोई बात नहीं साइकिल चला ले, कोई बात नहीं स्कूटी चला ले। किसी किसी के पापा बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, टीवी मत देख, है ना। होते दोनों ही पापा अच्छे हैं। टीचर भी 2 तरीके के होते हैं, स्कूल में देखा होगा आपने। एक सख्त टीचर होता है, वो होता है स्ट्रिक्ट टीचर, और एक होता है इजी टीचर, फ्लेक्सिबल टीचर, उसे बोलते हैं लिबरल टीचर। तो लिबरल का मतलब होता है थोड़ी फ्रीडम प्रोवाइड करना। अच्छा, यहां पर लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करना। क्योंकि 1991 से पहले हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही थी, उस पॉलिसी के अंदर प्राइवेट सेक्टर को छूट बहुत कम थी धंधा करने पे। ज्यादातर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कब्जे में थी। अगर प्राइवेट सेक्टर का बंदा कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री खोलना भी चाहता है सरकार के हिसाब से, तो प्राइवेट सेक्टर के बंदे को बार बार सरकार से लाइसेंस लेना ही था। और लाइसेंस लेने का मतलब परमिशन मांगना। परमिशन मांगने का प्रोसेस बहुत लंबा होता था, इंसान परेशान हो जाते थे, तो वो बिजनेस चाहकर भी ओपन नहीं करते थे। जब बिजनेस ओपन नहीं करेंगे तो देश में फैसिलिटी नहीं आएगी। भाई बिजनेस में फैसिलिटी तो प्रोवाइड की जाती है ना, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो वो प्रॉब्लम्स पहले थी। अब देश की सरकार ने बोला भैया लिबरलाइजेशन करेंगे, जो भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन है उससे आपको फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम मतलब रिलैक्सेशन मिलेगी। हाँ, थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, धंधा खोलो। तो लिबरलाइजेशन सबसे बड़ा टॉपिक है। फिर ये लप्पू सा टॉपिक है छोटा सा, और ये भी छोटा ही टॉपिक है। लिबरलाइजेशन सबसे बड़ा टॉपिक है। हमने 5 ऐसे एरिया चूज किए जहां पर हम
अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को हटाकर फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे धंधा खोलने के लिए। 5 एरियाज थे लिबरलाइजेशन के जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मीनिंग देखेंगे मेरे दोस्त। ये लिखा है लिबरलाइजेशन मींस रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेगुलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस लाइक परमिट लेना, लाइसेंस लेना, टैरिफ मतलब टैक्स वगैरह लगाना, कोटा का मतलब होता है लिमिट, धंधा करने पे लिमिट लगा दी, है ना। तो इन सभी रेस्ट्रिक्शंस के लगाने से प्राइवेट सेक्टर के लोग धंधा अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो हमने बोला लिबरलाइज करेंगे देश को, मतलब ओपन, रिमूव करेंगे इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को। तो इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को 5 एरिया में हटाया गया। तो वो 5 एरिया लिबरलाइजेशन के अंडर पढ़ने हैं। 5 एरिया में रिफॉर्म लेकर आए। 5 एरिया में रिफॉर्म का मतलब सुधार लेकर आए। तो वो सुधार देख लो दोस्तों। हां जी, ये है मेन। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रीज ओपन करने से रिलेटेड सुधार आए, दिखाऊंगा अभी। फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स में रिफॉर्म, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड रिफॉर्म और फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिफॉर्म। तो पांचों को डिटेल में पढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे बना के लाया हूं पॉइंट्स की चार्ट की तरह, तुम्हें याद हो जाए। मतलब एक होता है ना मेमोराइज करने का तरीका, तो उस हिसाब से अगर आप चाहते हो कि आपको भैया इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो दोस्तों ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप के अंदर। आप विश्वास बैच सर्च करोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। विश्वास बैच में ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री बैच है, कोई पैसे नहीं देने उस चीज के। तो आओ जी, सबसे पहले पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन के अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्री ओपन करना मतलब फैक्ट्री ओपन करना, कोई सामान बनाना। हां, उससे रिलेटेड क्या सरकार ने छूट दी? सरकार ने भैया डी लाइसेंसिंग कर दी। सरकार बोलती है अब तुम्हें धंधा करने के लिए हर चीज का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लाइसेंसिंग हम कैंसिल कर रहे हैं, डी लाइसेंसिंग। अब हर चीज के लिए तुम्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर भैया क्या कुछ भी धंधा कर सकते हैं सरकार से बिना पूछे? हां भैया, कुछ भी धंधा कर सकते हो सरकार से बिना पूछे, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी बन गया। सरकार ने बोला भैया सब चीजों के लिए लाइसेंस नहीं लेना। एक लिस्ट दे देता हूं आपको मैं, लो जी। सरकार ने बोला इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस वॉज नॉट अबोलिश्ड फॉर प्रोडक्ट कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज के लिए अबोलिश नहीं किया, यानी अगर कोई शराब बनाना चाहता है सरकार से पूछ के बनाएगा, सिगरेट बनाएगा सरकार से पूछ के बनाएगा, कोई हजार्डियस केमिकल, खतरनाक केमिकल बनाएगा सरकार से पूछ के बनाएगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, माचिस होती है ना, माचिस की तिल्ली, उस पर बारूद लगा होता है, वो भी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, सरकार से पूछ के। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स तो हटा दिए थे, कुछ ये आएगी एक कैटेगरी एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है मेडिसिन। मेडिसिन बनाओगे सरकार से पूछ के बनाओगे, एरोस्पेस से रिलेटेड कोई सामान बनाओगे सरकार से पूछ के बनाओगे, समझे? एक, दूसरा सिगरेट, तीसरा केमिकल, चौथा एक्सप्लोसिव, पांचवा एरोस्पेस और छठा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इन 6 चीजों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। बाकी इसके अलावा तुम कोई भी धंधा कर लो, तुम्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है भैया, सरकार ने डी लाइसेंसिंग कर दिया। फिर डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। 1991 से पहले सरकार बोलती थी कि राज्य, देश के अंदर जितने भी बिजनेस होते हैं उसमें 3 कैटेगरी डिवाइड करेंगे। कैटेगरी ए में 17 बिजनेस थे, 17 इंडस्ट्रीज थी। सरकार ने बोला ये 17 की 17 मैं करूंगी। प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। कौन सी 17 थी? जैसे कि रेलवे हो गया, आर्म्स एंड एम्युनिशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, आपको उन सबका नाम याद नहीं रखना। सरकार ने बोला मेरे कब्जे में, कोई नहीं कर सकता। लेकिन 1991 में सरकार ने अपना रोल डिक्रीज कर दिया। 17 इंडस्ट्रीज सरकार जो पहले कंट्रोल करती थी, सरकार ने बोला अब हम 8 इंडस्ट्रीज कंट्रोल करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया। कुछ साल बाद सरकार ने बोला हम 3 इंडस्ट्रीज कंट्रोल करेंगे। तो आज के टाइम में आपके कोर्स के हिसाब से सरकार 3 इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है। इंडियन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी वाली इंडस्ट्री मान लो, जिससे एटम बॉम्ब बनता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को कैसे देंगे वो भाई, है ना। और तीसरा वो आर्म्स एंड एम्युनिशन, ये सामान बनाना। तो ये 3 सरकार कंट्रोल करती है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर को यहां बोला गया तुम्हारे मजे ही मजे। आप देखो ना भाई, मेरे इलाके के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है टाटा पावर लिमिटेड, जहां मैं रहता हूं। तो किसी किसी इलाके के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है रिलायंस कंपनी। तो प्राइवेटाइजेशन है, रिलायंस पावर भी चलती है, टाटा पावर भी है, अडानी पावर भी है, बहुत सारी पावर है, जयप्रकाश पावर भी है, बहुत सारे हैं, राइट।
तो बहुत सारे लोग आ गए हैं मेन मेन धंधों में। फिर सरकार ने 1969 का बनाया हुआ MRTP एक्ट खत्म कर दिया। एबोलिशन मतलब खत्म। अच्छा, ये एक्ट था क्या, पहले बता देता हूं। 1969 में सरकार ने एक्ट बनाया, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म थी। इस एक्ट में यह लिखा गया था कि कोई भी फर्म बहुत बड़ी नहीं बन सकती, अगर वो बड़ी बन जाएगी तो देश में उसकी मोनोपोली हो सकती है। मोनोपोली होने के बाद वो अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज करेगी, लोगों को परेशान करेगी। तो किसी भी कंपनी का बड़ा होना यहां बैन था, लिमिट लगा रखी थी, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब सरकार ने बड़ा होने का जो कानून बना रखा था बैन वाला, वो कैंसिल कर दिया। सरकार कहती है तुम्हारा मन करे जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ, अडानी अंबानी बनो, टाटा बनो, तो वो खुश हो गए। प्राइवेट सेक्टर के लोग कहेंगे हाँ यार, सबका सपना होता है कि बिजनेस खोल के मुझे बहुत आगे बढ़ना है, यहां तो आगे बढ़ने पर रोक थी, तो वो रोक खत्म कर दी। अब ये एक्ट नहीं होता देश में, ये कानून खत्म है। अब तो इसकी जगह नया एक्ट आया है, कंपटीशन एक्ट। अब देश में कंपटीशन एक्ट बना हुआ है, राइट। तो मैंने बताया आपको कि लिबरलाइजेशन के अंडर में 5 रिफॉर्म पढ़ेंगे। एक रिफॉर्म पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में 3 बात थी। हर इंडस्ट्री से लाइसेंस हटाया गया, सरकार का रोल धंधा खोलने में कम किया गया, और सरकार ने ये किसी कंपनी का साइज बड़ा होने पर जो लगाम लगा रखी थी उस एक्ट को ही खत्म कर दिया। चलो जी, दूसरी बात, बैंकिंग रिफॉर्म पढ़ेंगे, इसको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो सुनना जरा इसकी दास्तान। पहले तो आपको एक बात बताता हूं दोस्त मेरे, हमारे देश में पहले सरकारी बैंक भी होते थे और प्राइवेट बैंक भी होते थे। हमारे देश की सरकार ने क्या किया, 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स को अपने कब्जे में ले लिया। 14 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक 1969 में हुआ था भैया हमारे देश में। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। फिर 1980 में 6 बैंक और सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए। कौन से बैंक थे ये, प्राइवेट बैंक थे। अब देश में कोई प्राइवेट बैंक नहीं बचा था, सारे बैंक सरकारी थे। फिर सरकार को अकल आई कि भैया थोड़े बहुत प्राइवेट बैंक भी होने चाहिए। तो 1991 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में यह देखा गया कि प्राइवेट बैंक खोलने पर हमें छूट देनी होगी। तो उसके बाद बैंक बना HDFC बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। प्राइवेट बैंक है ये, बाद में आए, पहले सारे सरकारी बैंक थे। तो ठीक है जी, अगर तुम्हारा बैंक है, तुम एक नई ब्रांच खोलना चाहते हो, तो पहले बहुत प्रॉब्लम थी, आपको बहुत पूछना पड़ता था, बहुत बड़ा प्रोसेस था। तो अब बोला सरकार ने 91 से, एक बैंक को अगर नई ब्रांच खोलनी है तो RBI से पूछने की जरूरत नहीं है। अब RBI मॉनिटर बना हुआ था पहले। RBI पहले बहुत बड़ा कंट्रोल रखता था बैंक्स के ऊपर। तो सरकार ने बोला RBI का बैंक के ऊपर कंट्रोल अब कम कर देंगे। जैसे कि अगर किसी बैंक को नई ब्रांच खोलनी है तो अब RBI से पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी वर्किंग आसान बना देंगे। तो RBI को कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बनाएंगे। कंट्रोलर जो कंट्रोल करे, फैसिलिटेटर जो फैसिलिटी दे, तो फैसिलिटी देने वाला बनाएंगे, राइट। तो देखते हैं भैया बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या हुआ। चलो जी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म या बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में पहली बात तो RBI का रोल सरकार ने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, पहले RBI कंट्रोलर था, कंट्रोलर या रेगुलेटर, अब बन गया वो फैसिलिटेटर, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला बन गया। सरकार ने बोला ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, ओरिजिन मतलब पैदा होना, अब प्राइवेट बैंक पैदा होंगे। तो 91 के बाद से ही आए हैं HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक वगैरह, समझे। और सरकार ने बहुत सारी ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट कम कर दी थी, ताकि लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो तो लोग फिर पैसा ले ले उधार पे और अपना काम चलाए। इंटरेस्ट रेट बहुत कम की थी, लोगों के लिए भी बहुत आसान हो गया था, राइट। चलो जी भैया, ये सब बातें हो गई। मैंने बताया कि लिबरलाइजेशन में 5 रिफॉर्म पढ़ेंगे, 2 पढ़ लिए। तीसरा आते हैं टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म का मतलब फिस्कल रिफॉर्म, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किए गए रिफॉर्म। सरकार ने बहुत सारी टैक्स रेट से रिलेटेड रिफॉर्म किए। तो देखो जी, पहला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। हमारे देश में अगर कोई बंदा टैक्स भरना भी चाहता था तो बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। आप टैक्स भरना चाहते हो तो इस ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, यहां वहां जाना पड़ेगा, बहुत 70 प्रॉब्लम थी, राइट। सरकार ने उस प्रोसेस को सिंपल कर दिया। मतलब उतना भी सिंपल नहीं था, कहने को लिखा है सिंपल, ये आज तक सिंपल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग फिर बहुत ज्यादा टैक्स भरना शुरू करेंगे। तो हो रहा है धीरे धीरे, अब सिंपल पे सिंपल सरकार किए जा रही है। तो शुरुआत 1991 में हो गई थी। टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंपल कर दिया था।
देश में जितने भी टैक्स थे उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्लासिफिकेशन बढ़िया कर दी थी। फिर बहुत सारी टैक्स रेट कम कर दी सरकार ने। आपको एक बात बताऊं, किताब में लिखा नहीं है, सरकार लिबरलाइजेशन से पहले काफी सारी चीजों पर 355% टैरिफ भी चार्ज करती थी। 355%, समझ रहे हो? 355% का मतलब क्या हुआ? 3.5 गुना से ज्यादा। तो धीरे धीरे करके इसको रिड्यूस किया गया, बहुत सारे टैक्स रेट रिड्यूस किए गए ताकि लोगों को भी लगे कि कम टैक्स भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो 4 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट 400 का हो जाए, कौन लेगा? तो टैक्स रेट कम किया गया ताकि लोग सामान भी खरीदे, और इनकम टैक्स भी कम किया गया ताकि लोग इनकम पे टैक्स भी दे, राइट। फिर हमारे देश ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लॉन्च कर दिया 1 जुलाई 2017 को। ये 91 का नहीं है भैया, 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में इस टैक्स को पास कराया गया और देश में लागू कर दिया 1 जुलाई 2017 को। यह भी एक प्रोग्राम बनाया था सरकार ने, वन नेशन वन टैक्स, मतलब सिंगल टैक्स सिस्टम ला देंगे। अबे भैया, गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो यह पता होना चाहिए आपको, देश में टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इंसान के नाम पर लगाए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, ये एक बंदे के नाम पर होते हैं। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये इंसान के नाम पर नहीं, गुड्स के नाम पर लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो सरकार ने बोला जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उन सबको मिक्स करके एक कर देंगे। अब उस एक अकेले टैक्स को बोला जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स थोड़ी इसमें एक आए हैं, लेकिन प्रोग्राम बोला गया वन नेशन वन टैक्स के तहत क्या किया था सरकार ने? जीएसटी। जीएसटी कब आया था? ये रहा भी, ठीक है जी, ओके। तो टैक्स में रिफॉर्म हुए दोस्तों, लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म पढ़ते जा रहे हैं हम। चौथे नंबर का रिफॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। सरकार ने 1991 में रुपए की वैल्यू को जबरदस्ती डिवैल्यूएट कर दिया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। ऐसा क्यों किया सरकार ने भैया? देखो मान लो भैया 85 रुपीज का $1 आ रहा है। आप अभी समझो, सरकार ने यहां पर कुछ ऐसे एफर्ट किए कि मान लो ये 86 का हो जाए। भाई उस टाइम तो रेट अलग था। जब हमारी करेंसी हमें ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है $1 खरीदने के लिए, तो इसको बोलते हैं करेंसी की वैल्यू गिराना, यानी डिवैल्यूएशन। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? इससे फायदा यह होता है कि मान लो अमेरिका का बंदा $1 खर्च करके 85 टॉफी इंडिया से परचेज कर रहा था, तो डिवैल्यूएशन के बाद वो $1 में 86 टॉफी खरीदने लग जाएगा, तो इंडिया का सामान ज्यादा बिकेगा। जो इंडिया सेल करता है ना फॉरेन कंट्री को, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी करने से इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ने थे। जब इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो इंडिया के पास और ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, आ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो डॉलर रिसीव करते हैं हम, तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। ठीक है जी। सरकार ने एक बड़ा रिफॉर्म और किया, यहां पर एक बड़ा सुधार यह था कि 1991 से पहले हमारे देश के अंदर ये डॉलर खरीदने का जो रेट है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सरकार के हाथ में था। अब 1991 के बाद सरकार ने इसको मार्केट पे छोड़ दिया। जब सरकार फॉरेन करेंसी का रेट डिसाइड करती है तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और जब मार्केट इसको डिसाइड करती है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यहां शिफ्ट फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है मार्केट बेस्ड। मतलब फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि सरकार का कंट्रोल कम हुआ। जहां जहां सरकार का कंट्रोल कम होगा वहां वहां लोगों को थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, तो फ्रीडम हो गई यहां पर भी, ये मान लो बस, ठीक है, ओके जी। पांचवा रिफॉर्म था फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। फॉरेन ट्रेड का मतलब भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसमें क्या रिफॉर्म किया गया भैया? इंपोर्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स कम कर दिया ताकि लोग अब इंपोर्ट भी करा सके। ऐसा नहीं है कि तुम इंपोर्ट मत कराओ, टैक्स कम कर दिया। तो फॉरेन की चीज, अमेरिकन चीज, रशियन, दुबई की चीज आपको सस्ते में मिलेगी। सस्ते में मिलेगी क्योंकि टैक्स कम कर दिया। टैक्स कम कर दिया तो आप फॉरेन कंट्री से सामान खरीद सकते हो। मजे की बात, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स। मान लो एक बंदा 100 रुपए के छोले भटूरे अमेरिका भेजता है, ठीक है, 100 रुपए के छोले भटूरे अमेरिका भेजता है। सरकार ने बोला तेरे को टैक्स देना पड़ेगा 50%। मतलब ये तो बंदा 100 रुपए चार्ज कर रहा है, अमेरिका में कोई बंदा खरीदेगा इसको 150 का, तो अमेरिकन को महंगा मिलेगा, कहेगा इंडिया के छोले भटूरे क्यों खाने, बड़े महंगे हैं। सरकार ने बोला टैक्स खत्म, तो अब अमेरिका को वो 100 रुपए के पड़ेंगे, सस्ता पड़ेगा, अमेरिकन ज्यादा खरीदेंगे, हमारा माल, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा।
तो सरकार ने रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी ताकि इंडिया की सेल्स बढ़ने लगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, इंडियंस को फायदा हो, देश के अंदर फॉरेन करेंसी दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन आए। फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा फॉल हुआ था वो बढ़ने लगेगा भैया। ये 5 तरीके के रिफॉर्म थे दोस्त, ये पांचों रिफॉर्म कंप्लीट करा दिए मैंने। दोबारा नजर दौड़ा देता हूं, ये पांचों, ठीक है जी, ओके। इन दोनों को मिलाकर हम फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स। काफी बुक में ऐसे लिखा है 3 रिफॉर्म ये, चौथा ये, इसके अंदर में फिर इनके पॉइंट आ गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी इसको क्लासिफाई कर लो। अब आते हैं भैया, मैंने क्या बोला आपको, पढ़ाऊंगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इज डन, अब रह गए छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि प्राइवेटाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर का देश के अंदर रोल बढ़ाओ भाई, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर को बहुत डिस्करेज किया जाता था, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, धीरे धीरे वो रेस्ट्रिक्शंस रिमूव किए। अब सरकार ने बोला अब आ जाओ तुम, तो सरकार ने अपनी कुछ कंपनियों को बेचना ही शुरू कर दिया। एक लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं 1991 से हटके, एयर इंडिया सरकार के हाथ में थी, टाटा को बेच दिया। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड सरकार की थी, टाटा को बेच दिया। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, सरकारी चीज नहीं रही अब वो, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में या तो उसकी मैनेजमेंट दे दी या उसकी ओनरशिप दे दी। कभी कभी सरकार कंप्लीट ओनरशिप दे देती है, कभी कभी थोड़ी सी ओनरशिप देती है, जैसे कि पिछले कुछ सालों पहले LIC सरकार की इंश्योरेंस कंपनी है, सरकार ने उसका 5% हिस्सा मार्केट में बेच दिया। मान लो कि 5% हिस्सा आपने खरीद लिया, तो प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ गया ना, प्राइवेट सेक्टर भी तो आया इंश्योरेंस में सरकार के साथ। हाँ भैया, तो सरकार कैसे करती है प्राइवेटाइजेशन? सरकार प्राइवेटाइजेशन 2 तरीके से करती है, 2 तरीके से। या तो एक कंपनी उठा के सीधा प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, जा भाई जा, ये तेरी हुई, ठीक है, या फिर सरकार थोड़ा सा हिस्सा अपनी कंपनी का बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेटाइजेशन पे जाते हैं भैया। लो जी मित्रों, ये रहा। तो प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है, किस चीज में रोल इंक्रीज करना? इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइज, यानी गवर्नमेंट कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन के अंदर सरकार ने क्या किया, व्हाट आर द पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन, ये पढ़ना है। इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्या क्या मेजर लिए सरकार ने? पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। काफी सारी कंपनीज की ओनरशिप सरकार ने सीधा प्राइवेट सेक्टर को दे दी, बोल दिया जा तू कर ले बल्ले बल्ले। और सेल ऑफ शेयर ऑफ PSE या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सरकार ने काफी सारी कंपनीज का शेयर थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया, ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी लगे कि हाँ हम भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसको स्पेशली बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ शेयर इन PSU। PSU या PSE एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन खत्म, गया। एक क्विज का क्वेश्चन कर ले बीच में, तड़कती भड़कती यार, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, मान लो व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिया एज अ लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF से कितना लोन लिया इंडिया ने? 1991 से पहले ही इंडिया ने ले लिया था, 1980s के एंड की बात करें तो इट वाज $7 बिलियन। इंडिया ने अपना गोल्ड रिजर्व जो था RBI का, वो गिरवी रखा था, तब मिला था लोन। ये बात भूलना मत। IMF क्या, हमने लोन तो वर्ल्ड बैंक से भी मांगा था। वर्ल्ड बैंक को उस टाइम बोलते थे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आ जाओ भैया। ग्लोब से ही पता लगता है, ग्लोब हो रहा है मतलब थोड़ा वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, थोड़ा इंटरनेशनल हो रहे हैं। आपको पता है 1991 से पहले बहुत चुनिंदा कंपनीज थी जो विदेशी थी और इंडिया में धंधा कर रही थी। 1991 के बाद इंडिया ने विदेशी कंपनीज को अलाउ किया कि इंडिया में धंधा कर लो। तो कैसे? कोका कोला, पेप्सी, ये सब 1991 के बाद मेजरली आई है। वैसे तो कोक इंडिया में आज़ादी के टाइम पर आ रही थी, 1948-9 में आ गई थी, लेकिन फिर वो इंडिया से भाग गई थी क्योंकि सरकार की रेस्ट्रिक्शन लग गई थी।
बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फिर दोबारा 1991 के बाद कोका कोला आ गई, पेप्सी आ गई, सोनी आ गया, पैनासोनिक आ गया, सैमसंग आ गया, एलजी आ गया। ये सब फॉरेन कंपनी 1991 के बाद मेजरली इंडिया में धंधा करना शुरू किया है, क्योंकि सरकार ने इनको अलाउ कर दिया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक देश का फॉरेन सेक्टर के साथ मिलकर आगे चलना, बिजनेस करने से रिलेटेड। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, वन इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हुआ फॉरेन सेक्टर। जब एक देश फॉरेन सेक्टर के साथ धंधा करने पे राजी हो जाए तो बोलते हैं वो देश ग्लोबलाइज हो गया। ग्लोबलाइजेशन को हम इंटरनेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। और पीछे मैं लिखना भूल गया भैया, आपको पता होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को हम डीनेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब नेशनलाइजेशन का मतलब सरकार अपने कब्जे में ले रही है, डीनेशनलाइजेशन का मतलब सरकार अब प्राइवेट सेक्टर को बोल रही है तू आजा, तू कर ले धंधा। ओके रिपोर्ट है। तो सरकार ने भैया ग्लोबलाइजेशन के लिए किया क्या? सरकार ने यह बोला कि जो भी इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उसकी लिमिट को हम बढ़ा देंगे। मतलब 1991 से पहले इंडिया के धंधों में अगर फॉरेन कंट्री का बंदा पैसा लगा सकता है तो इंडिया ने धंधे के हिसाब से लिमिट लगा रखी थी। अलग अलग चीजों में अलग अलग लिमिट थी। 1991 के बाद सरकार ने बोला कि इलोन मस्क तू भी आजा। आ रहा है ना अब हाल फिलहाल, मैं तो अभी रिसेंट बातें बता रहा हूं। तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां उन्होंने इंडिया में बिजनेस लगाया, बिजनेस में ऑनरशिप डाली 1991 के बाद। तो सोचो इसको ऐसे सोचो, मान लो 1990 चल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में धंधा करना चाहता है। इंडिया ने बोला नहीं भाई नहीं, तू इंडिया में बिजनेस खोल ले, लेकिन 100% तेरा नहीं होगा, तेरा होगा 50%। 50% किसी इंडियन बंदे से हाथ मिलाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट क्यों आएगा? नहीं आएगा। 1991 के बाद बोल दिया माइक्रोसॉफ्ट तू पूरा आजा, अपना बिजनेस खोल। गूगल तू भी आजा, अपना बिजनेस खोल। सब अपना बिजनेस खोलो। तो सारे आ गए, है ना। तो ये शेयर की लिमिट बढ़ा दी, शेयर मतलब इक्विटी की लिमिट बढ़ा दी। और रिडक्शन इन द टैरिफ्स। टैरिफ्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्स। तो ये कम ही कर दिए थे, आपने पहले भी पढ़ा था कि इंपोर्ट पर टैक्स कम कर दिया था, एक्सपोर्ट पर तो खत्म ही कर दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को बेनिफिट कर रहे थे। आप एक बात समझना दोस्तों, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। अगर देश में लिबरलाइजेशन नहीं होता, बिजनेस खोलने पर हम दूसरों को छूट नहीं देते, प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट नहीं करते धंधा करने के लिए, तो क्या हम फॉरेन कंट्री से जुड़ पाते? ये लोग तो प्राइवेट से भी प्राइवेट है ना। तो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ध्यान रखना, आउटकम का मतलब रिजल्ट। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक चीज हुई है, उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलेंगे? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को जरा ढंग से समझो दोस्तों, लिखा है आउटसोर्सिंग इज आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग हुई है। अब ये क्या होता है? मस्त एग्जांपल, इलोन चाचा के पीछे बढ़ते हैं। इलोन मस्क को सब जानते हैं भैया। बेंगलोर के अंदर ये अपनी कार की एक फैक्ट्री लगा रहा है, कार बनाने की इंडस्ट्री लगा रहा है। कार कौन सी है इसकी? टेस्ला। तो इलोन ने बोला कि मैं 5 बंदे भेजूंगा, ये 5 बंदे जानते हैं कार कैसे बनानी है। जो अब यहां फैक्ट्री बनेगी ना, इस फैक्ट्री के अंदर 5 ही बंदे थोड़ी होंगे, इस फैक्ट्री के अंदर तो 500 बंदे होंगे। तो इलोन चाचा ने बोला 5 बंदे अमेरिका से जाएंगे और जो 495 बंदे हैं वो इंडिया से हायर कर लेंगे, क्योंकि इंडिया में इंजीनियर बहुत अच्छे हैं। तो आईटी सेक्टर इंडिया का बहुत अच्छा है, तो मजा आ जाएगा। इंडिया की सिक्योरिटी सर्विस ले लेंगे, अकाउंटेंसी सीए भी इंडिया का हायर करेंगे, सीएस भी इंडिया का हायर करेंगे। सिक्योरिटी सर्विस हो गई। और कॉल सेंटर बना देंगे भैया। कॉल सेंटर को बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इंडिया से सारी सर्विस इंडिया से ले लेंगे। बस कुछ मेन चीजें अमेरिकन बंदे आएंगे, वो जानते होंगे। तो जो ये काम मिला है ना इंडियंस को, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है एक बंदा हमारे देश में आके धंधा कर रहा है तो कुछ सर्विस इंडिया को दे रहा है। इंडिया थर्ड पार्टी होगी ना, फर्स्ट पार्टी ये रही, सेकंड पार्टी इसके कस्टमर, इंडिया थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को कुछ
थर्ड पार्टी को कुछ एक्टिविटीज का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना कि भैया लो तुम्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। हो सकता था ये अपने ही देश से 500 बंदे लेकर आता, ये भी तो हो सकता था, लेकिन हमारे देश की सरकार जानती है कोई भी विदेशों से आएगा तो सारे बंदे अपने नहीं लेकर आता, तो इंडिया को धंधा मिलेगा वहां से, तो इंडिया में आउटसोर्सिंग होगी। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग एक तरीके की बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें हम हायर करते हैं एक पार्टी को जो आउटसाइड कंपनी होती है। आउटसोर्सिंग इज द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड द कंपनी टू परफॉर्म सर्विसेज और क्रिएट गुड्स। गुड्स क्रिएट करना या सर्विस को परफॉर्म करना। बैंकिंग सर्विस भी इंडिया की लेगी, इंश्योरेंस सर्विस भी इंडिया की लेगी, तो इंडिया को काम मिल गया। तो इंडिया में कुछ सर्विसेज बहुत फेमस है जिसके लिए विदेशी कंपनियां आउटसोर्सिंग करती हैं। आईटी सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस हो गई, इंजीनियरिंग सर्विस आती है इसमें, बैंकिंग, सीए जैसी अकाउंटिंग, बीपीओ, केपीओ। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज भी बहुत है इंडियंस को, पॉलिसी मेकर्स भी इंडिया के जबरदस्त है। ठीक है, आपको ही पता होगा कि गूगल को बहुत टाइम तक सुंदर पिचाई जी जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं उन्होंने चलाया है, राइट। गूगल अमेरिकन, सुंदर पिचाई इंडियन ओरिजिन वाले बंदे। तो इंडिया के अंदर बहुत बंदे हैं, ठीक है। वैसे सुंदर पिचाई इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडियन नहीं है, अमेरिकन है, वैसे बता दूं मैं आपको, ठीक है। वो तो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा था। तो भाई ऐसा बोलते हैं इंडिया इज वेरी फेमस डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। किसी भी विदेशी कंपनी को अगर धंधा करना है तो इंडिया में करो, इंडिया के लोगों से काम ले लो। इंडिया के लोगों से काम लेना मतलब इंडिया में काम आउटसोर्स करना। इंडिया फेमस है भैया, फेवरेट है। उसके कुछ कारण है। इंडिया फेवरेट क्यों है? क्योंकि इंडिया में लो कॉस्ट वर्कर्स हैं, सस्ते में काम कर देते हैं लोग, एज कंपेयर टू अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर किया जाए तो इंडिया में ये सब क्वालिफाइड है। बाकी चोरों की तरह यहां पर लिटरेसी रेट कम नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड मतलब कैपेबल वर्कफोर्स है। क्वालिफाइड पर्सोनेल बोल दो या पॉपुलेशन बोल दो। तीसरा, इंडिया के अंदर एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, मतलब बाकी चोरों की तरह नहीं है कि भैया कभी भी आर्मी तख्ता पलट कर देगी, प्रधानमंत्री को साड़ धैड़ फाड़ कर देगी और बोलेगी आज से आर्मी की हुकूमत है देश में। इंडिया में ऐसा थोड़ी होता है, प्रधानमंत्री की इज्जत होती है भाई। तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल है तो किसी फॉरेन कंट्री को डर नहीं लगता। जैसे मान लो कि पाकि चोरों के अंदर सोच रही है पेप्सी अपना प्लांट लगाएगी, अब डर लगता है, मान लो यार प्राइम मिनिस्टर ने तो बोल दिया कि प्लांट लगा ले, कल को आर्मी ने अटैक कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया और बोला कि पेप्सी नहीं पियेंगे हम, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया में स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यानी पॉलिटिक्स स्टेबल है, मारकाट युद्ध वगैरह नहीं होते। और एक और रीजन है कि इंडिया के पास रिसोर्स बहुत है। ये वर्ड यूज कर रहा हूं अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस है, अबंडेंट रिसोर्सेस। इंडिया के पास इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस बहुत हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी में इंडिया के पास इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस अवेलेबल है। इंडिया का इन्वायरमेंट भी अच्छा है और इंडिया में होता है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो जमीन से निकलते हैं, कोल भी होता है, माइनिंग भी हो रही है इंडिया के अंदर, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो ठीक ठाक है। लेकिन कुछ विदेशी लोग चिढ़ते हैं। मान लो इलॉन मस्क इंडिया के बेंगलोर में आके धंधा कर रहा है तो अमेरिका के लोगों को बुरा लगेगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बुरा लगता है। क्यों? वो कहते हैं भैया तुम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, अमेरिका को क्यों नहीं दे रहे? तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में चिढ़ते हैं वो, राइट। तो देखते हैं भैया, एक लाइन लिखी है, आप बोल रहे हो डू यू थिंक दैट आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए बढ़िया है? हां भाई, आउटसोर्सिंग इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया, ठीक है। वाई आर डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये अपोज क्यों कर रही हैं आजकल? अरे भैया आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, अपने देश में धंधा कर लो। आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, अपने देश में ही धंधा कर लो। तो रीजन है इसका, दे आर अपोजिंग इट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्री। रीजन दे रहा हूं आपको, चलो। इंडिया को फायदा क्यों है और दूसरे लोग रोते क्यों हैं?
रोकते हैं मतलब परेशान, क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंडिया के लोग अमेरिका की टेक्नोलॉजी जान जाएंगे, टेक्निकल नो हाउ। इलोन मस्क कार कैसे बनाता है इंडिया में देखेंगे तो इंडियन भी जान जाएंगे वो कार कैसे बनती है, स्पेशल वाली। इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता होता है। अगर एप्पल कंपनी ने इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोल दी, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, गूगल आ गया, तो इंडिया का इंटरनेशनल में नाम हो जाएगा, वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। भैया इंडिया एक मस्त कंट्री है जहां पर जाके धंधा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में धंधा करती है, तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई पाकि चोरों में गए और वहां पर तख्ता पलट हो गया और फिर वहां धंधा नहीं कर सकते। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है इंडिया का, स्टैंडर्ड बढ़ता है, इंडिया की वाह वाह होती है। इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अब भैया बिजनेस के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसी चीजें जिससे बिजनेस आगे बढ़े। रोड अच्छा, हाईवे अच्छे, बिजली अच्छी, इंटरनेट अच्छा, ये सब अच्छा, इंडिया में मॉडर्न हो जाता है इंडिया। तो आउटसोर्सिंग टू इंडिया नेसेसिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ हायर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया को भी लगता है कि भैया आउटसोर्सिंग तब होगी जब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मस्त होगा, तो इंडिया भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करता है। फॉरेन कंट्री की कंपनी आती है, वो भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने लगती है, कुछ सड़क वड़क तो वो भी बनवाती है, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट भी आउटसोर्सिंग के चक्कर में अपने आप को मस्त चकाचक, जैसे शादी पार्टी में जाती हैं लड़कियां पूरी मस्त पाउडर लिपस्टिक क्रीम लगा के, ऐसे ही इंडिया भी बिल्कुल पाउडर लिपस्टिक क्रीम लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार रहता है। आजा आजा गूगल, आजा आजा एप्पल, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया। एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन। हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन 3 बार हुआ है। एक आजादी से पहले 1946, एक 1970s के लेट में हुआ था, और एक हुआ 8 नवंबर 2016 को। हमारे देश में जो 1000 और 500 के नोट चल रहे थे उनको बंद कर दिया। तो जो करेंसी चल रही होती है उसको बंद कर दे तो इसको बोलते हैं डी मनी। डी मनी यानी डीमोनेटाइजेशन। तो इट मींस विड्रॉ ऑफ एग्जिस्टिंग करेंसी फ्रॉम यूज। जो भी एग्जिस्टिंग करेंसी चल रही है उसको विड्रॉ कर लो कि भैया अब से ये यूज नहीं होगी। मोदी जी आए थे, मुझे याद है 8 नवंबर को टीवी पे, बोले आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब सरकार के हिसाब से वो करेंसी नोट नहीं रहेंगे। तो क्यों किया सरकार ने ऐसा, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे? बड़े मस्त ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे डीमोनेटाइजेशन के, बहुत हल्का टॉपिक है, बिजनेस स्टडीज में वैसे पढ़ते ही हो। पहला, सरकार को लगता है कि टैक्स की चोरी हो रही थी, इवेजन का मतलब होता है चोरी, तो सरकार कहती है डीमोनेटाइज करने से रिड्यूस हो जाएगी टैक्स की चोरी। भैया ऐसे कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ऐसे कैसे रिड्यूस हो जाएगी? तुम करेंसी पलट दोगे तो टैक्स की चोरी रिड्यूस कैसे हो जाएगी? सरकार ने बोला पुराने नोट बंद करो, तो इसको बदल के नए ले लो बैंक से। जब तुम इसको बदल के नए लोगे बैंक से तो बैंक को पता लगेगा तुम कितना कमाते हो, तो बैंक आपसे आपका डेटा सरकार के साथ शेयर करेगा और सरकार फिर तुमसे टैक्स मांगेगी, टैक्स चोरी नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी के पास 2 नंबर का पैसा रखा था, ब्लैक मनी रखी थी, ब्लैक मनी का मतलब ऐसी मनी जिसका सरकार को नहीं पता, तो वो नोट बदलवाने जाएगा बैंक में, तो वो ब्लैक मनी बैंकिंग सिस्टम में आएगी, देश को पता चलेगा। किसी को घूस देनी हो ना, करप्शन, तो 500-500 के नोट दो, 1000-1000 के नोट दो, तो इतने से नोट 2-4 लाख रुपए हो जाते हैं, पता भी नहीं लगेगा। तो पुराने नोटों से बहुत जल्दी जल्दी करप्शन बढ़ रहा था, ऐसा सरकार ने कहा। नए नोट आए 2000 के, मुझे नहीं पता लगा उससे करप्शन कैसे कम होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव लिखा था कि करप्शन, घूसखोरी, भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए हम पुराने नोटों को बंद कर रहे हैं। पुराने नोट टेररिस्ट के पास भी पाए गए थे, तो टेररिज्म में एक दूसरे को पैसा देते थे, तो टू कर्ब मतलब रिड्यूस, टेररिज्म रिड्यूस करना भी इसका मेन मोटिव था। तो देखते हैं भैया ऑब्जेक्टिव क्या थे। टैक्स की चोरी बंद करना, टू ब्रिंग ब्लैक मनी बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम, नोट बदलवाने आएंगे लोग। पुरानी करेंसी बंद कर दी 500 की, 1000 का नोट बंद कर दिया, इसे बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। इसकी जगह नया 500 का नोट आया, 1000 की जगह 2000 का नोट आया, इसे बोलते हैं रीमोनेटाइजेशन। रीमोनेटाइज हुआ, करप्शन से फाइट होगी, टेररिज्म से फाइट होगी। लेकिन अभी भी देखा मैंने टेररिस्टों के पास तो 2000 के नोट भी थे, देखा है न्यूज में है। तो टू स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। फेक करेंसी मतलब बहुत नकली नकली नोट छप चुके थे, 500 और 1000 के, 2000 के भी छप चुके थे। ये ऑब्जेक्टिव थे। अब ये सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए वो बात दूसरी है, ये ऑब्जेक्टिव थे, इनकी वजह से पुराने नोट बंद किए थे बस। तो इतना ध्यान रखो, इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, अगर कोई हार्म हुआ है तो मेरी माफी है। ठीक है, आगे आ जाओ भैया, छोटा सा क्विज सेक्शन आपसे पूछ लेते हैं। बताओ जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1990 के टाइम पर, जब देश में क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस?
बताओ जी बताओ, कौन थे? जब देश प्रॉब्लम में फंसा तो प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर थे। ठीक है, बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब सरकार ने लिबरलाइजेशन जैसा रिफॉर्म लेकर आया? जब रिफॉर्म लाए तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे सीपी वी नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ध्यान रखना। अच्छा भी, सरकार ने अपनी कंपनीज को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। सरकार कहती है हमारी जो टॉप क्लास कंपनी है उसको बोलेंगे महारत्न, जो मिडल में है उसको बोलेंगे नवरत्न, और जो उससे नीचे है उसे बोलेंगे मिनी रत्न। तो टैग है, इसकी डिटेल तो वैसे यूपीएससी के कोर्स में होती है, लेकिन आप सिर्फ 2 एग्जांपल ध्यान रख लो दोस्तों। सरकार की टॉप क्लास कंपनी को महारत्न बोलते हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। नवरत्न का एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल बोलते हैं इसको, राइट। फिर इससे छोटी कंपनी मिनी रत्न, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे नहीं, इसके अंदर कैटरिंग खाने की सर्विस देने वाली एक अलग से कंपनी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, 3 कैटेगरी है। आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं भैया, ठीक है जी। एक ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। डब्ल्यूटीओ क्या होता है? देखो 1948 में हमारा देश आजाद होने के बाद पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि भैया 2 देश आपस में ट्रेड कर रहे होंगे तो ये दोनों देश अच्छे से ट्रेड करें, कोई किसी की पेमेंट ना मार ले। पता लगा अमेरिका ने बांग्लादेश से सामान ले लिया और बांग्लादेश को पैसे नहीं दिए, तो ट्रेड में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बीच में एक ब्रोकर नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे बोलते थे गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1948 में बनाया, ये बहुत पुराना हो गया। 1995 में इसको रिप्लेस कर दिया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी WTO। क्यों बनी दोस्तों? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वो वर्ल्ड की जो भी कंट्री उसकी मेंबर थी ना, उनके बीच में ट्रेड को करवाती थी, सिर्फ गुड्स का। किसका ट्रेड? गुड्स का। आज के टाइम में सर्विस का ट्रेड भी होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जानते हो, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, इनका भी ट्रेड होता है। तो WTO जो है वो गुड्स का भी ट्रेड करवाती है, सर्विस का भी कराती है और गुडविल वगैरह का भी ट्रेड करवाती है। तो वो थोड़ी बड़ी बनी, तो ऐसा कहते हैं, जरा ध्यान रखना, लिस्ट दी हुई है। WTO वो सेटअप इन 1995 रिप्लेसिंग GATT। GATT कब स्टैब्लिश हुआ? 1948 में, 1948 में। और WTO 123 कंट्रीज के साथ स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 से। 2016 का डेटा दिया हुआ किताब में WTO के 164 मेंबर्स हैं, मतलब 2016 का डेटा दिया हुआ है। आज तो 165-66 मेंबर हैं इसके WTO के, लेकिन आपको 2016 का याद रखना है क्योंकि वही किताब में दिया हुआ है। WTO के मेंबर 2016 के हिसाब से 164, यानी वर्ल्ड के 164 कंट्रीज हैं जो WTO की मेंबर हैं। यानी जब ये 164 कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करती है तो इनको रूल मानने पड़ते हैं WTO के। WTO करता क्या है? WTO बीच में एक ब्रोकर बना हुआ है। मान लो आपको कोई मकान खरीदना है तो बीच में ब्रोकर आता है ना, हाँ, वो दिलवाता है आपको मकान, पेमेंट वेमेंट भी देखता है ना। तो ऐसे ही है WTO। ये 2 कंट्रीज या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है तो उस ट्रेड को सेटल करवाता है। कोई प्रॉब्लम होती है, डिस्प्यूट होती है तो उसको सॉल्व करवाता है, उसके लिए रूल्स डिसाइड करता है। हर एक कंट्री को बोलता है भैया हो सके तो टैक्स फ्री ट्रेड करो, यानी एक दूसरे पर टैक्स मत लगाओ। जब 2 देश एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाते तो उस ट्रेड को बोलते हैं फ्री ट्रेड। तो ये चाहता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। अभी हो नहीं पाया पॉसिबल, लेकिन धीरे धीरे चाहता है ऐसा। तो कुछ पॉइंट्स WTO के बारे में भैया। WTO क्यों सेट हुआ? तो सबसे बड़ी बात, फंक्शंस देखने हैं WTO के। 4 फंक्शन है इंपॉर्टेंट। पहला है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करवाना मतलब इजी बनाना। टू एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ ऐसे देशों को भी एनकरेज करो जो नहीं करते इंटरनेशनल ट्रेड। बोले भैया इंटरनेशनल ट्रेड तू भी कर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो तेरे देश में नहीं बनता तो वो सामान मंगा ले विदेशों से, एंजॉय कर तू, ठीक है। सेटलिंग एंड हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, अगर देशों में ट्रेड में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, पेमेंट मार ले कोई एक दूसरे की, तो मैटर को हैंडल करता है, सेटल कराता है। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को ये टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर देता है। कहता है अमेरिका में टेक्नोलॉजी चल रही है, तू भी यूज कर ले। कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WTO के अलावा कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इनके साथ मिलकर भी चलता है। अगर कोई कंट्री बोल दे भाई देख WTO ये एक कंट्री है, इसने मेरे से बहुत लोन ले रखा है, IMF ने बोला
बाकी चोरों ने बहुत लोन ले रखा है मेरे से, इसको ट्रेड मत करने दे, तो WTO से बात करेगा, कोऑपरेट करेगा, कहेगा हाँ यार क्या मैटर है, मैं समझता हूं, देखता हूं क्या है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव था, मतलब इन सभी फंक्शन से ऊपर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था WTO का, इज टू हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूथली, फ्रीली, फेयरली, प्रेडिक्टेबली। मतलब ट्रेड फ्लो विदेशों में बहुत स्मूथ तरीके से हो, फ्रीली मतलब विदाउट टैक्स हो, फेयरली मतलब ईमानदारी से हो, और प्रेडिक्टेबली हो, मतलब जैसा उम्मीद किया गया है, जैसी प्रेडिक्शन है वैसा ही ट्रेड हो। अगर लग रहा है बांग्लादेश को अमेरिका टाइम पे पैसे दे देगा तो टाइम पे पैसे मिल जाने चाहिए, कोई अनसर्टेनिटी ना हो इसके अंदर, ठीक है, प्रेडिक्टेबली होना चाहिए। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भैया ये 3 कॉन्सेप्ट है, इनमें डिफरेंस बताओ। जैसे कि बोला है स्ट्रैटेजिक सेल क्या होती है और माइनॉरिटी सेल क्या होती है। पहली बात तो ये शब्द सिर्फ सरकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकार जब अपनी कंपनी का हिस्सा बेचती है, अगर सरकार ने 51% या उससे ज्यादा हिस्सा बेच दिया अपनी कंपनी का, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सेल। मतलब सरकार ने स्ट्रैटेजी बनाई और कंपनी को बेच दिया, किसी और को ओनरशिप दे दी। जब 51% से ज्यादा तुम किसी को बेच दोगे तो मालिक वही बन गया ना। माइनॉरिटी सेल का मतलब होता है जब सरकार अपनी कंपनी का हिस्सा बेचती है 49% से कम। हाँ, सरकार ने मान लो 40%, 5%, 49% किसी को बेचा तो सरकार खुद मालिक है अभी। हाँ, बच्चा बोलेगा सर 50% बेच दिया तो सिर्फ सेल बोलेंगे उसको, ना तो स्ट्रैटेजिक सेल बोलेंगे ना माइनॉरिटी। ये 2 वर्ड बनाए हैं इस चीज के लिए। जब सरकार स्ट्रैटेजिक सेल करती है तो किसी और को मालिक बना देती है। तो आओ पहले इसको ही क्रैक करते हैं। स्ट्रैटेजिक सेल, तो स्ट्रैटेजिक सेल रेफर्स टू द सेल ऑफ 51% और मोर स्टेक, स्टेक का मतलब शेयर, ऑफ PSU टू प्राइवेट एंटरप्राइज हु बिड्स द हाईएस्ट। बिड्स मतलब बोली, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा सरकार उसको बेच देगी। 51% से ज्यादा शेयर अडानी लगाएगा, अडानी को बेच देगी, अंबानी लगाएगा, अंबानी बेच देगी, टाटा लगाएगा, टाटा को बेच देगी, बिरला लगाएगा, बिरला को बेच देगी। माइनॉरिटी सेल रेफर्स टू द सेल लेस देन 49% टू द प्राइवेट सेक्टर, दैट्स इट। ओके, हाँ, स्ट्रैटेजिक सेल में ओनरशिप हैंड ओवर हो जाती है प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट सेक्टर को मिल जाती है ओनरशिप, लेकिन ओनरशिप ऑफ PSU स्टिल रिमेन विद द गवर्नमेंट एज इट होल्ड 51% ऑफ स्टेक्स। स्टेक्स मतलब शेयर या फिर इक्विटी, एक ही बात है। यहां पर सरकार अपने पास ही शेयर रखती है 51% तक, 49 ही तो बेच रही है ना। चलो जी, अगला कॉन्सेप्ट था भैया बायलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड। 2 देश आपस में ट्रेड करें तो बायलेटरल ट्रेड, 2 से ज्यादा करें तो मल्टीलेटरल ट्रेड। बहुत सारी कंट्रीज ग्रुप बना के ट्रेड करती है, मल्टीलेटरल ट्रेड होता है। तो लिखा हुआ है बायलेटरल ट्रेड का मतलब ऐसा ट्रेड का एग्रीमेंट बनाओ जो सिर्फ 2 देशों के बीच में बने। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब ऐसा एग्रीमेंट बनाओ जो मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में बने। दिस इज एन एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ कंट्रीज। इस एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज जो ट्रेड में शामिल है, दोनों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई छोटी कोई बड़ी कुछ भी हो, अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी। यहां जितनी होगी सबको इक्वल, मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब जितना भी मेंबर कंट्रीज है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कोई डिफरेंस हुआ? लेकिन ठीक है, पॉइंट लिखा हुआ है तो आप लिख के आओ। फिर भैया अगला है टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगता है उस टैक्स को बोलते हैं टैरिफ। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। तो जब हम टैक्स लगाकर इंपोर्ट को रोकना चाहे तो उसे बोलेंगे टैरिफ बैरियर। टैक्स के अलावा हम कुछ और करके इंपोर्ट को रोकना चाहे उसे बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर। तो इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने से रिलेटेड बात है। बैरियर लगाते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड को रोक रहे हैं। तो यहां लिखा हो भैया टैरिफ बैरियर का मतलब होता है इट रेफर्स टू द टैक्स इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट बाय द कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अगर मैं विदेशी कंपनियों पर टैरिफ लगाऊंगा तो उनका सामान इंडिया में महंगा कर दूंगा। उससे क्या होगा? उससे इंडिया के अंदर जो सामान इंडियन इंडस्ट्रीज में बन रहा है वो जल्दी बिकेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज महंगी हो गई हैं उनकी गुड्स, तो इंडिया का सामान सस्ता है वो जल्दी बिकेगा। तो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम विदेशी चीजों को महंगा कर सकते हैं। कैसे महंगा कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज, ये टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, बस इतना ध्यान रखना। ओके, नॉन टैरिफ बैरियर की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द रेस्ट्रिक्शंस अदर देन टैक्स। टैक्स को छोड़कर दूसरी रेस्ट्रिक्शन लगाना इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट्स बाय द कंट्री। एग्जांपल है कोटा। कोटा मतलब लिमिट। जैसे कि हमने बोल दिया अमेरिका से सिर्फ 10 किलो सोना इंडिया में आ सकता है, 11 किलो नहीं आएगा, तो लिमिट लग गई। अब 10 किलो से ज्यादा नहीं आएगा। अमेरिका सिर्फ 2 आईफोन ला सकते हो, 3 नहीं ला सकते, लिमिट लग गई। एग्जांपल है सिर्फ, ये असली में नहीं है ऐसा। इट इंक्लूड कोटा एंड लाइसेंस। कई बार लाइसेंस भी हो जाता है, भैया तुम्हें अगर अमेरिका से सामान मंगाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सरकार को पता होता है कि कौन कौन अमेरिका से सामान मंगा रहा है,
तो सरकार के पास पूरी नॉलेज है, तो सरकार ध्यान रखेगी कि लाइसेंस 4-5 बंदों को ही देने हैं या 10 बंदों को देने हैं, सरकार डिसाइड करेगी, सबको नहीं देगी, तो लिमिट लग गई यहां पर भी। हाँ जी, टैरिफ बैरियर इट इज इंपोज्ड ऑन द फिजिकल यूनिट्स लाइक पर टन, पर किलो और द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। जो भी गुड्स इंपोर्ट कराओगे उसकी फिजिकल यूनिट्स पर यह टैक्स लगाया जाता है, बट इट इज इंपोज्ड ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर लगेगा। ये सिर्फ क्वांटिटी पे लगेगा, कितने किलो सामान मंगाया है, मतलब 1 किलो पे 100 रुपए टैक्स है, तो 2 किलो पे 200 रुपए टैक्स हो गया, 3 किलो पे 300 रुपए टैक्स हो गया, ये ऐसे लगेगा। ये भैया ऐसे भी लग सकता है किलो के हिसाब से या लीटर के हिसाब से, क्वालिटी पे भी लग सकता है। मतलब 24 कैरेट का सोना मंगाओगे 10% टैक्स, 23 कैरेट का सोना मंगाओगे 5% टैक्स, 22 कैरेट का सोना मंगाओगे 6% टैक्स, हो सकता है ना। जैसे सोने की क्वालिटी है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। जैसे तुम कपड़े मंगाओगे विदेशों से, लड़कियों के कपड़ों पे 10% टैक्स, लड़कों के कपड़ों पे 5% टैक्स है, क्वालिटी के हिसाब से भी टैक्स लग जाएगा, कैटेगरी के हिसाब से, राइट। हाँ, ऐसे भी लग जाएगा। चलो जी भैया, अगला क्वेश्चन ये आता है कि फिस्कल जो एलपीजी पॉलिसी थी, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, इसका हमारे देश के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताओ। इसे बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी का क्रिटिकल अप्रेजल। मतलब फायदा और नुकसान बता दो भैया, तो लिस्ट बनाई है, 3 फायदे 3 नुकसान कर लेना। ये फायदे हैं पॉजिटिव इंपैक्ट, ये नुकसान है नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। फायदे और नुकसान। एक नुकसान सबसे बड़ा हुआ जिसको डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले, फायदे की बात बाद में करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, इनमें बेसिकली धंधा करने से रिलेटेड बात हुई है, धंधे को आसान बनाने की बात हुई है। लिबरलाइजेशन में धंधा करने पे छूट दे दी, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर को बुला लिया तो भी धंधा कर ले, ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन कंट्री को अलाउ कर रहे हैं तो भी धंधा कर ले। धंधे धंधे की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है क्या? एग्रीकल्चर को अवॉइड किया यहां पर। तो नेगेटिव इंपैक्ट देखो, द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी समहाउ नेग्लेक्टेड। एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट, इग्नोर हो गए यहां पर, बात ही नहीं की थी। दोस्तों इसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ हुई। जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट वैसे एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन यहां भी सुन लो। मतलब देश ग्रो तो कर रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, लेकिन जॉब उतनी नहीं बढ़ रही। देश ग्रो कर रहा है मशीन की वजह से, एक मशीन 10 बंदों का काम संभाल रही है, तो 10 बंदों को नौकरी से साइड कर दिया। तो देश की ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, ठीक है। देश में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो तो कर रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो तो खोल रहा है धंधा, जिसके पास नहीं है वो फुस्सी। ओके, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कुड बी सीन। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करी, अपनी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, इसके नुकसान देखने को मिले सरकार को। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म का स्प्रेड होना भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो कंज्यूमर मांग रहा है वो बना के दे दो। इसका नुकसान क्या है बे? अबे कंज्यूमर तो ऐसी ऐसी चीजें मांगता है जो देश के हित में नहीं है, वो भी बना के दे दो क्या? मतलब देश में वो चीजें भी बिक रही हैं, मान लो फॉर एग्जांपल पाम ऑयल। पाम ऑयल हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा है, वो छोले भटूरे वाले भैया पाम ऑयल यूज कर रहे हैं क्योंकि सस्ता मिल रहा है, तो इंडस्ट्री में वो भी बन रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था? इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आनी शुरू हुई। इलॉन मस्क आया, गूगल आई, एप्पल आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, आईबीएम आया, विदेशी कंपनियां इंडिया में आ रही है, तो ठीक है जी। तो इंडिया के पास इंक्रीज हो रहा है फॉरेन करेंसी का रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वही पैसा इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हुई इन्फ्लेशन रेट, थोड़ी महंगाई कम हुई इंडिया में, लोगों की इनकम बढ़ी तो देश की टोटल नेशनल इनकम बढ़ गई, और इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी सामान बना बना के विदेशों को बेचते हैं क्योंकि उनसे दोस्ती हुई है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अब लंदन में ब्रांच खोल लेता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन सबसे भारी भरकम क्वेश्चन नंबर 11 है शायद एनसीईआरटी में, ये बताओ जी एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे खराब हो गया, कैसे इग्नोर कर दिया? मैं बड़ी पनौतियां हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। पहली बात तो इसको ध्यान में रखा ही नहीं जब भी पॉलिसी बनाई। दूसरा, 1991 से पहले ना ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, तब सरकार ने बोला था कि फार्मर्स को सब्सिडीज देंगे फर्टिलाइजर पे और HYV सीड्स पे, बोला था ना। 1991 में वो खत्म ही कर दी, तो फार्मर के लिए और मुश्किल हो गया। देश में एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया गया कि भाई बनाओ और बेचो विदेशों को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पे ध्यान दिया गया देश में 1991 में। तो फार्मर्स को भी लगा भैया वो चीज बनाओ जो विदेशों में बिक सकती है, तो फार्मर ने गेहूं चावल की जगह कॉटन जूट बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वही कैश क्रॉप्स को, कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा मिल गया ऑटोमेटिकली, तो फार्मर तो परेशान हो गए, एग्रीकल्चर तो नेग्लेक्ट हो गया। तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखो आप क्वेश्चन ये रहा,
एग्रीकल्चरल सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस। रिफॉर्म प्रोसेस में एग्रीकल्चर सेक्टर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। हां जी, बिल्कुल पड़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया, नेग्लेक्ट ही कर दिया भाई साहब। सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें कुछ इरिगेशन फैसिलिटी देनी है, मतलब पानी प्रोवाइड करना है, बिजली देनी है, सड़क बनवानी है, ध्यान ही नहीं दिया। तो पहला पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन, पावर, रोड, मार्केट लिंक और रिसर्च एंड एक्सटेंशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म। रिफॉर्म प्रोसेस में सरकार ने जितना भी पैसा देश में लगाती थी एग्रीकल्चर पे, उसको रिड्यूस कर दिया। बढ़ाने की जगह क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। अगला, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। सब्सिडी जो मिलती थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, वो खत्म ही कर दी। तो जो छोटे छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे, गरीब फार्मर बेचारे, उनके लिए सब महंगा हो गया, वो भी दुखदाई हो गया। और क्या? वेरियस चेंजेस इन पॉलिसीज लाइक रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी। अब 1991 में सरकार ने इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया। इंपोर्टेड सामान जो आएगा वो इंडिया में आ सकता है, आ सकता है। तो अब देखो दोस्तों, एक एमएसपी की पॉलिसी चलती थी पहले 1991 से पहले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इस पॉलिसी में सरकार फार्मर को गारंटी देती थी कि तुम्हारा माल नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे एक रेट पर। सरकार रेट दे रही है, प्रॉफिटेबल रेट देती थी। सरकार ने एमएसपी खत्म कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी जो सरकार ने कम करी है, तो लोग विदेशों से सामान मंगाने लग गए। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विदेशों से इंडिया में आ रहे थे। कहते भैया गेहूं तो रशिया का अच्छा है, तो रशिया का गेहूं मंगा लोगे क्या? इंडिया में बन रहा है वो मंगाओ। तो वेरियस चेंजेस इन द पॉलिसी लाइक रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ एमएसपी एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स have increased the threat of international competition to the Indian farmers। इन सब चीजों को हटा दिया तो इससे इंडिया और इंटरनेशनल फार्मर्स के बीच में कंपटीशन हो गया। भाई कंपटीशन बढ़ गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी बनाई थी इंडिया ने 1991 में। हाँ, तो उससे एग्रीकल्चर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि अब फार्मर कैश क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जूट, कॉटन, इसकी खेती कर रहे हैं इन ल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स। ल्यू का मतलब होता है बदले में, इंस्टीड होता है इसका मतलब, इंस्टीड ऑफ फूड ग्रेन। वो इन चीजों पे ध्यान देने लग गए। क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। एनसीईआरटी में और भी कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? हमारे देश में दो तरीके की पॉलिसी बनती है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बनाता है, वो नहीं है यहां पर। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी टैक्स रेट में इंक्रीज डिक्रीज करती है या अपने खर्चे में इंक्रीज डिक्रीज करती है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स, बस। तो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेट। सरकार कभी इनकम टैक्स बढ़ा रही है, कभी कम कर रही है, कभी सरकार बोल रही है हम यहां पुल बनवा देंगे, यहां रोड बनवा देंगे, कभी बोल रही है प्रोजेक्ट कैंसिल। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार को अपना खर्चा इंक्रीज डिक्रीज करना, करती रहती है टाइम टू टाइम सरकार अपना खर्चा इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। डैश रेफर्स टू डिस्पोजल ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन द मार्केट। सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी की इक्विटी को डिस्पोज कर देती है, मतलब सेल कर देती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अरे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ शेयर इन पीएसयू। तो यहां तुम गलत ना कर दो। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भैया। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ? गूगल देख के नहीं लिखना है, किताब में जो लिखा है 164। 2016 सन में यही था ना, ये ठीक कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस दोस्तों इस चैप्टर से आप लोगों के लिए कवर किए गए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेना, विद आंसर लिखा हुआ आपके लिए कि वाई हैज इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म्ड पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड। 1991 में जो रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे, इन रिफॉर्म के अंदर भी इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कौन अच्छा परफॉर्म किया? सर्विस सेक्टर। बुरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों? कुछ रीजन थे उसके। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बुरा परफॉर्म किया, वो तो पढ़ लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बुरा परफॉर्म किया, उसके कुछ रीजन है। पहली बात तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक एंटरप्राइज कुड नॉट कंपीट विद देयर डेवलप्ड ओवरसीज काउंटरपार्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन and quality of goods due to a lack of investment in the infrastructural facility, particularly electricity supply.
ये बड़ी मस्त बात थी यार, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया और देश में बिजली नहीं है, तो बहुत सारी जगहों पर इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज परेशान हो गई क्योंकि बिजली नहीं थी, फैक्ट्री बंद रहती थी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बेकार परफॉर्म करेगा ही करेगा, दूसरों से कंपटीशन कैसे करेगा, ठीक है, मशीन तो चलनी चाहिए। लोअर इंपोर्ट प्राइस, इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जिससे कि विदेशी सामान इंडिया में सस्ता हो गया, फिर कंपटीशन करने में प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी अलग अलग कंट्रीज की वो सस्ती आने लग गई, चीपर आने लग गई, कंपटीशन बढ़ गया, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। वल्नरेबल एंड इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, देखो इन्फेंट का मतलब होता है नया नया, वैसे तो इन्फेंट का मतलब 1 साल से कम का बच्चा होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज के मामले में नई नई इंडस्ट्रीज की दयनीय हालत हो गई। वैसे तो हम जानते हैं 1991 से पहले जो इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, मतलब प्री लिबरलाइजेशन टाइम, 1991 से पहले का टाइम, इंडिया के अंदर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, सरकार ने बोला कि कुछ गुड्स ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बनाना अलाउड नहीं है, वो सिर्फ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही बनाएगी। तो कुछ गुड्स इंडिया की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दी गई, जिससे कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खुश हो जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, उनसे कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। तो वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बढ़िया ग्रो कर रही थी, लेकिन दोस्त इतनी भी ग्रो नहीं करी थी कि वो फॉरेन कंट्री से कंपटीशन कर ले, अभी उनको और ग्रो होना बाकी था। तो लिखा है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड टू द अमाउंट दैट वाज एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेड था उस अमाउंट तक ग्रो नहीं करी थी, तो फिर फॉरेन कंपटीशन से पंगा नहीं हो पा रहा था, तो दे वर अनेबल टू कंपीट विद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, हाई नॉन टैरिफ बैरियर बाय द डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, ये इनके ऊपर से तो हमने टैक्स हटा लिए, बल्कि हमारे सामान को अपने देश में बहुत ज्यादा टैक्स लगाकर बेचती थी, जिससे इंडिया का सामान महंगा हो गया और इंडिया का सामान कम बिकने लगा। स्पेशली आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट लिफ्ट कोटा लिमिट ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज से टेक्सटाइल यानी कपड़ा जाता था अमेरिका में, अमेरिका उस पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाता था, कोटा लगाया था, अमेरिका ने हटाया नहीं उस कोटे को, तो हमारा सामान वहां महंगा ही बिकता था, लोग नहीं खरीदते थे, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज उतना ग्रो नहीं कर पाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ओवरऑल एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भैया? यहां से भाई साहब देखो, पेपर में आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से, रिफॉर्म कोई भी आ सकते हैं, जो बताए थे रिफॉर्म के अंदर जो मेजर्स लिए थे ना, कोई भी आ सकते हैं, लिबरलाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन के। पूछने को तो WTO के फंक्शन भी पूछे हुए हैं पहले, फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं इस क्लास के अंदर, वो क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना। नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म तो भूलना मत, मतलब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। देखो जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है वो पूरा चैप्टर ही पढ़ता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो भी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो रास्ता टॉपर होने की तरफ नहीं जाता। तो इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट तो 1, 2 और 3, लेकिन पूरा पढ़ना है तो पूरा अच्छे से पढ़ो। नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, मैंने बीच में बता दिया था आपको कहाँ मिलेंगे, और इसी तरीके के वन शॉट्स आपके लिए आते रहेंगे। दोस्तों आपसे बॉन्डिंग बहुत कैडे लेवल की है, तो वो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि प्यार जो तुम्हारा मिलता है उस पर तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना रहता है, अंदर से खुशियाँ उस वजह से आती हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन। एक बात का ध्यान रखना, इससे पहले के 2 चैप्टर के वन शॉट भी अवेलेबल है।